जब भारत की नदियों की बात होती है तो क्या ख्याल आता है? क्या सिर्फ पानी की धाराएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं, हमारी नसें हैं। सोचिए, इन्होंने ही हमारी सभ्यताओं को पाला पोसा है, हमारी जमीन को सींचा है और हमारी संस्कृति को एक पहचान दी है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है। तो चलिए, आज इस भौगोलिक यात्रा पर निकलते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत में 400 से भी ज्यादा नदियां हैं। इतने बड़े, इतने विशाल नेटवर्क को कोई समझे तो समझे कैसे? सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है ना? पर यकीन मानिए, इसका एक बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही सरल समाधान है, जिसे हम आज इस सफर में देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत हमेशा से, शुरू से ही नदियों का देश रहा है। इसका पूरा का पूरा इतिहास और इसकी पहचान इन बहती हुई धाराओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जरा सोच कर देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पनपी? सिंधु नदी के किनारे ही। और उसके बाद आर्य सभ्यता गंगा के मैदानों में फली फूली। मतलब इन नदियों ने ही हमारे पूर्वजों को जीवन दिया और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत हुई। तो फिर 400 नदियों को समझने का वो राज क्या है? जवाब है, उन्हें सिर्फ 2 बड़े बड़े ग्रुप्स में बांट देना। बस यही वर्गीकरण भारत की नदियों को समझने की चाबी है। अच्छा, अब यहाँ जो हम देख रहे हैं वो सच में दिलचस्प है। एक तरफ है हिमालय की नदियाँ। इनका सोर्स क्या है? ग्लेशियरों का पिघलता हुआ बर्फ। तो जाहिर है इनमें साल के 12 महीने पानी रहता है। ये जियोलॉजिकली काफी यंग है, मतलब नई है, और पहाड़ों से एकदम तेजी से नीचे उतरती हैं। और दूसरी तरफ है हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं। तो ये अक्सर सीजनल होती हैं, मॉनसून में भर जाती हैं। और ये नदियाँ बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन हैं, जो शांत घाटियों से आराम से बहती हैं। तो चलिए अपनी यात्रा उत्तर से शुरू करते हैं, हिमालय की उन विशाल और शक्तिशाली नदी प्रणालियों के साथ। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है सिंधु नदी तंत्र। ये नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, फिर भारत के लद्दाख से गुजरती है और उसके बाद पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए ये एनालॉजी, ये उपमा बहुत ही शानदार है। देखिए, चिनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। झेलम, रावी, व्यास और सतलुज जैसी दूसरी नदियां पहले चिनाब में मिलती हैं और फिर चिनाब एक बड़ी बहन की तरह उन सब का पानी लेकर सिंधु तक पहुंचाती है। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि सिंधु और सतलुज, इन दोनों का ही ओरिजिन भारत के बाहर तिब्बत में है, जबकि बाकी की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो भारत में हिमाचल और कश्मीर से शुरू होती हैं। और एक और दिलचस्प बात, रावी और व्यास दोनों का सोर्स एक ही जगह है, रोहतांग पास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि के तहत पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया और पूर्व की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलुज का कंट्रोल भारत को मिला। चलिए अब पूर्व की तरफ चलते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखते हैं। ये नदी तो अपनी एक अविश्वसनीय यात्रा के लिए जानी जाती है, जो 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और ये देखिए, ये दिखाता है कि कैसे इस नदी की पहचान इसकी यात्रा के साथ साथ बदलती जाती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब होता है पवित्र करने वाला। जब ये भारत के अरुणाचल में घुसती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। असम के मैदानों में आकर इसे अपना मशहूर नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है और आखिर में बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। एक नदी, कितने नाम। और अब बात करते हैं भारत की सबसे पवित्र नदी प्रणाली गंगा की। इसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में होता है। 2525 किलोमीटर इस लंबाई के साथ गंगा भारत के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था, संस्कृति और जीवन का प्रतीक है। चलिए अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं और भारत की प्राचीन, वर्षा पर आधारित प्रायद्वीपीय नदियों को देखते हैं। यहाँ एक और बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन है। प्रायद्वीपीय नदियों को उनके बहने की दिशा से समझा जा सकता है।
नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती हैं। ये छोटी और तेज होती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी बड़ी नदियां पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये अपने मुहाने पर विशाल डेल्टा बनाती हैं, यानी नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना एक त्रिकोणीय जमीनी हिस्सा। तो ये हैं प्रायद्वीपीय भारत के कुछ बड़े नाम। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पवित्र कावेरी को दक्षिण की गंगा का दर्जा दिया गया है और महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बना हुआ है। हर नदी की अपनी एक खास कहानी है। तो इस पूरी यात्रा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये सचमुच हमारे राष्ट्र की धमनियों की तरह हैं, हमारी लाइफलाइंस हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये नदियां असल में जीवन रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी खेती को पानी देती हैं, बिजली बनाती हैं, ट्रांसपोर्ट का माध्यम बनती है और हमारी अनगिनत सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र भी है। इनके बिना भारत की कल्पना करना ही नामुमकिन है। और अंत में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हम विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम अपनी इन कीमती जीवन रेखाओं का ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि इनका भविष्य ही हमारे सामूहिक भविष्य को तय करेगा।